आज हम शुरू करने जा रहे हैं अमेरिका संविधान में अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियाँ। अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों में हम शुरुआत कर रहे हैं कार्यपालिका शक्तियाँ। अमेरिकन राष्ट्रपति को अमेरिकन शासन और राज्य के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें शक्तियाँ प्राप्त हैं, लेकिन इन सब में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उसकी कार्यपालिका शक्ति है। अमेरिका के संविधान में कहा गया है कि कार्यपालिका शक्तियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यपालिका शक्तियों के क्षेत्र में राष्ट्रपति द्वारा कई तरह की कार्यों को संपन्न किया जाता है, जैसे पहला, कानून को लागू करना तथा व्यवस्था बनाए रखना। कार्यपालिका की जो शक्ति है राष्ट्रपति की, उसमें कार्यपालिका क्षेत्र में उसकी प्रथम और सबसे जो महत्वपूर्ण शक्ति है, संघीय कानूनों को लागू करना और व्यवस्था बनाए रखना। अनुच्छेद 2 की तीसरी उपधारा के अनुसार राष्ट्रपति सभी कानूनों को समुचित रूप से लागू करने के लिए उत्तरदायी है। उसका वह प्रमुख दायित्व है कि वह कांग्रेस द्वारा पारित सभी विधियों तथा सीनेट द्वारा अनुमोदित सभी संधियों का निष्ठापूर्ण पालन कराए। राष्ट्रपति इस शक्ति का कुछ सीमा तक अपने विवेक के अनुसार प्रयोग करता है। वह इस बात का निर्णय करता है कि किन कानूनों को अत्यधिक कठोरता के साथ लागू किया जाए, किन कानूनों को कम कठोरता से लागू किया जाए तथा किन्हें लागू करने के लिए कोई कदम न उठाया जाए। कानून लागू करने के साथ ही उसका संपूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व है। इस दायित्व का संवैधानिक आधार संविधान के अनुच्छेद 4 में वर्णित है। संघीय सरकार प्रत्येक राज्य में एक गणतंत्रीय सरकार की गारंटी देता है और प्रत्येक राज्य की बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक हिंसा से रक्षा करेगा। यानी कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति है उसकी कार्यपालिका शक्ति में पहला है कानूनों को लागू करना तथा अपने जो राज्य हैं या जो संघीय क्षेत्र हैं उनमें व्यवस्थाओं को बनाए रखना। दूसरा उसका कार्य है कार्यपालिका शक्ति में ही प्रशासन का संचालन। राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होने के नाते साथ साथ प्रशासनिक कार्य का सर्वोच्च निदेशक है। ये देखना राष्ट्रपति का प्रमुख संवैधानिक दायित्व है कि शासन के विभिन्न पदाधिकारी संविधान के उपबंधों, अन्य राज्य से की गई संधि तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। राष्ट्रपति के द्वारा इस हेतु अध्यादेश अथवा अनुदेश, नियम, उपनियम या आदेश जारी किए जा सकते हैं। इनके द्वारा विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा अन्य अधिकारियों को आदेश जारी किए जा सकते हैं और संबंधित अधिकारी के लिए इन आदेशों का पालन करना अनिवार्य होता है। वह प्रत्येक विभाग के अधिकारी से किसी विषय पर प्रतिवेदन या सहमति की मांग कर सकता है। दूसरा उसका काम है प्रशासन का संचालन करना। तीसरा है राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति है उसमें है नियुक्ति और पद से हटाने की शक्ति। राष्ट्रपति की जो महत्वपूर्ण शक्ति है वो है विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित है, जिसके आधार पर राष्ट्रपति वास्तविक प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग करता है और कांग्रेस पर अपना प्रभाव स्थापित करता है। संविधान में संघ सरकार द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों को 2 भागों में बांटा गया। पहला, ये उच्च पद जिन पर राष्ट्रीय सीनेट के परामर्श और उसके बहुमत की सहमति से नियुक्ति कर सकता है। दूसरा,
वे निम्न पद जिन पर कांग्रेस की सहमति से राष्ट्रपति स्वयं अथवा विभागीय अध्यक्ष तथा न्यायालय नियुक्तियां कर सकते हैं। क्योंकि संविधान में निम्न पदों की व्यवस्था नहीं की गई है, इसलिए ये निश्चित करना कि निम्न पदों के अंतर्गत कौन अधिकारी आते हैं कांग्रेस के अधिकार में है और वही इन पदों पर नियुक्ति के ढंग को निश्चित कर सकती है। संविधान के अनुसार राजदूतों, अन्य दूतों, वाणिज्य दूतों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष, उनके सचिव, विभिन्न संघीय आयोगों के सदस्य, चुंगी अधिकारी, राजस्व अधिकारी और सेना तथा नौसेना में उच्च अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकते हैं। परंतु सीनेट के द्वारा अपने बहुमत से इन नियुक्तियों की पुष्टि की जानी अनिवार्य है। सामान्यतः मंत्रिपरिषद के सदस्यों, राजदूतों, राष्ट्रपति के व्यक्तिगत सहायकों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति को सीनेट के द्वारा पुष्टि प्रदान की जाती है। यद्यपि कुछ अपवाद हैं, अब तक 8 बार सीनेट ने राष्ट्रपति द्वारा की गई मंत्रियों की नियुक्ति को अस्वीकार किया और राजदूतों तथा न्यायाधीशों की लगभग 1/5 नियुक्तियों को सीनेट ने अस्वीकार किया। सीनेट के प्रति शिष्टता। अनेक संघीय पदों, विशेषतः राज्य विशेष से संबंधित संघीय पदों पर एक विशेष पद्धति द्वारा नियुक्ति की जाती है, जिसे सीनेट के प्रति शिष्टता कहा जाता है। ये एक अलिखित नियम या परंपरा है जिसके अनुसार राष्ट्रपति अपने दल के उन सीनेट सदस्यों से नियुक्ति के संबंध में मंत्रणा करता है जो उस राज्य की ओर से सीनेट के सदस्य हैं जिसमें नियुक्ति करनी है। यदि राष्ट्रपति ऐसा नहीं करता और अपनी निजी इच्छा से ही नियुक्ति करता है तो अन्य सदस्य सीनेट के प्रति शिष्टता के नियमों के अनुसार संभवतः राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों को अस्वीकार कर देंगे। क्षमादान का अधिकार। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को अन्य देशों के अध्यक्षों की भांति अपराधियों को क्षमा प्रदान करने, उनके दंड को स्थगित करने या कम करने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति के द्वारा एक ही प्रकार के अपराध में दंडित अनेक व्यक्तियों को सर्व क्षमा भी प्रदान किया जा सकता है। राष्ट्रपति की इस क्षमादान की शक्ति पर 2 प्रतिबंध है। पहला, राज्यों को विधि के विरुद्ध किए गए अपराधों में दंडित व्यक्ति को क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। ये केवल संघीय विधि के विरुद्ध किए गए अपराधों में ही क्षमा प्रदान कर सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति महाभियोग द्वारा दंडित व्यक्ति को क्षमा प्रदान नहीं कर सकता। परराष्ट्र संबंधों का संचालन। संयुक्त राज्य अमेरिका राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होने के नाते राष्ट्रपति अमेरिका की परराष्ट्र नीति निर्धारित करता है और विश्व के अन्य राज्यों के साथ अमेरिका के परराष्ट्र संबंधों का संचालन करता है। राजदूतों और प्रतिनिधियों की नियुक्ति। राष्ट्रपति राजदूतों एवं राजनैतिक तथा व्यापारिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति पर परराष्ट्र संबंधों के संचालन में महत्वपूर्ण रूप से भाग लेता है। राजदूतों की नियुक्ति पर सीनेट की सहमति आवश्यक है। अतः इनके द्वारा अनेक बार राष्ट्रपति अपने विशेष अधिकारियों की नियुक्ति करता है जिन पर सीनेट के समर्थन की आवश्यकता नहीं रहती। अमेरिकन विदेश नीति का प्रवक्ता। राष्ट्रपति अमेरिका की विदेश नीति का मुख्य प्रवक्ता होता है तथा कांग्रेस को समय समय पर भेजे गए राष्ट्रपति के संदेशों द्वारा
ही कई महत्वपूर्ण विदेश नीति संबंधी उद्घोषणाओं को जन्म दिया गया। विदेशी सरकार को मान्यता प्रदान करना। विदेश नीति के क्षेत्र में राष्ट्रपति को एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति विदेशी सरकार को मान्यता प्रदान करने की होती है। इस अधिकार का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं विवेक से करता है और कभी कभी वह इसे विदेश नीति के महत्वपूर्ण साधन के रूप में प्रयुक्त करता है। राष्ट्रपति राजदूतों को वापस बुलाकर या अपने स्तर में परिवर्तन करके भी अपना असंतोष व्यक्त कर सकता है। संधियां और प्रशासनिक समझौते। विदेशिक नीति से संबंधित राष्ट्रपति का सबसे प्रमुख कार्य विदेशी राज्यों से संधियां या समझौते करना है, लेकिन ये संधियां तभी वैध समझी जाती है जबकि सीनेट द्वारा अपने 2/3 बहुमत से इसकी पुष्टि कर दी जाए। यदि सीनेट राष्ट्रपति की विरोधी हो तो राष्ट्रपति स्वेच्छाचारी संधियां कभी भी नहीं कर सकता। सीनेट द्वारा वर्साय की संधि का अनुसमर्थन न किए जाने के कारण ही अमेरिका राष्ट्रसंघ का सदस्य न बन सका। राष्ट्रपति विल्सन ने राष्ट्रसंघ के निर्माण में सबसे प्रमुख रूप से भाग लिया था। सीनेट की विदेश संबंधी समिति इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। वर्तमान समय में प्राय सभी राष्ट्रपति प्रभावशाली सीनेटरों को संधि वार्ता में सम्मिलित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने वाले शिष्टमंडलों में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं और इसी प्रकार के अन्य उपायों द्वारा उनका समर्थन प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। संधियों की क्रियान्विति हेतु उन पर सीनेट का अनुसमर्थन आवश्यक होता है। अतः अनेक बार राष्ट्रपति दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए संधियों के स्थान पर प्रशासनिक समझौते का मार्ग अपनाते हैं, क्योंकि इन पर सीनेट के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती। प्रशासनिक समझौते 2 देशों की कार्यपालिका के प्रधानों के बीच संपन्न होता है। राष्ट्रपति थियोडर रूजवेल्ट ने डोमिनिकन रिपब्लिक तथा जापान के सम्राट के साथ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण समझौते किए थे। विदेशों में अमेरिकन नागरिकों का संरक्षण। राष्ट्रपति का ये कर्तव्य है कि वह विदेश यात्रा करने वाले प्रवासी अमेरिकन नागरिकों को संरक्षण प्रदान करे। यदि प्रवास काल में अमेरिकन नागरिकों के साथ वहां दुर्व्यवहार किया जाता है तो राष्ट्रपति ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर हर्जाने की मांग कर सकता है। इन सब के अतिरिक्त अमेरिकन राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेता है और अमेरिका के सर्वोच्च प्रतिनिधि के रूप में विदेशी यात्रा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर अपना महत्व बढ़ाता जा रहा है। सशस्त्र बलों का प्रधान सेनापति। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति है और इस नाते वह जिस प्रकार चाहे सशस्त्र बलों का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्र की प्रतिरक्षा का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति का है और इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए उसे ये स्थिति प्रदान की गई है। संविधान के अनुसार युद्ध की घोषणा करने की शक्ति कांग्रेस को प्राप्त है, लेकिन सशस्त्र बलों को आदेश देना और युद्ध का संचालन करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। व्यवहार के अंतर्गत राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का प्रयोग इस प्रकार कर सकता है कि कांग्रेस के सामने युद्ध घोषणा करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग न रहे। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण द्वितीय विश्व युद्ध के घटना चक्र से दिया जा सकता है। सर्वोच्च सेनापति के रूप में राष्ट्रपति व्यापक शक्तियों का प्रयोग करता है। वह निश्चित करता है कि सेनाएं एकत्रित की जाए तथा हवाई अड्डे, जहाजी बेड़े का स्थापित किए जाए। दोनों महायुद्धों को दृष्टि में रखते हुए यह कहना अधिक अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि युद्ध काल में उसकी स्थिति लगभग एक अधिनायक जैसी हो जाती है। 1991 में अमेरिका तथा उसके सहयोगी देशों ने इराक के विरुद्ध जिस रूप में कार्रवाई की उसमें भी यही बात स्पष्ट हो जाती है। आज के लिए इतना ही। राष्ट्रपति की विधायिक शक्तियाँ हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।